Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to all in my YouTube channel Question Learning. Students, today we are going to start chapter number 1, Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics for class 11. Students, in this particular chapter, we will learn about some basic terminology of economics like consumption, like customer, producer, production, saving, investment, and some many more concepts. After that, we will learn function, importance, and limitations of statistics. Now, let's move to the chapter. In chapter number 1, चैप्टर नंबर 1 को समझने से पहले या इसका इंट्रो लेने से पहले हमें सबसे पहली चीज क्या समझनी है कि बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक्स है उस इकोनॉमिक्स है 11th क्लास की, उसे किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है। तो हमारी पूरी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहली क्या है हमारी स्टैटिस्टिक्स है एंड सेकंड पार्ट क्या हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 की तरफ ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 1 का नाम ही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमें वो पढ़ने। उसके बाद सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की इन इकोनॉमिक्स, ये समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स क्या है अपने आप में एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है कि किस तरीके से लोग क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। किस चीज का एलोकेशन हो रहा है यहाँ पे, स्केयर रिसोर्सेज का, फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, हमें जो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस चीज के लिए करना है, प्रोडक्शन के लिए करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, और उसके बाद कंजम्पशन के लिए क्या करना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ये बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्केयर रिसोर्सेज क्या होता है। देखो, स्केर्स का मतलब ही हिंदी में क्या होता है, दुर्लभ। क्या मतलब होता है, दुर्लभ। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है थोड़े कम है हमारे पास, मतलब कि अगर मेरे को रिक्वायरमेंट 4 की है तो मेरे पास अवेलेबल बस एक ही है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है हमारे स्केर्स रिसोर्सेज। और हमेशा इनकी क्या होती है, लोगों को नीड ज्यादा ज्यादा ही होती है। ठीक है, अगर हम एक प्रोमिनेंट एग्जांपल्स की बात करें जो इसको स्केयर रिसोर्सेज पे फिट बैठता है तो वो क्या है, मनी है। ठीक है, मनी के केस में क्या है, मनी के केस में ये हमेशा लोगों के पास अवेलेबल कम होती है उनकी इच्छा के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो कि एक गरीब इंसान है, ठीक है, जिसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 रुपए, वो सोचता है कि अगर मेरे को 100 रुपए मिल जाए तो मेरी नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस इंसान के पास 100 रुपए, वो 100 से सेटिस्फाई नहीं है। वो क्या सोचता है कि नहीं यार, 100 की जगह मेरे पास कितने होने चाहिए थे, 1000 रुपए होने चाहिए थे। उसकी वांट क्या है, 1000 है, जबकि उसके पास 100 ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी तरीके से जिसके पास 1000 रुपए अवेलेबल है, उसे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ना थोड़े और ज्यादा होने चाहिए थे, मेरे पास कितने होने चाहिए थे, 10,000 रुपए होने चाहिए थे। तो इस तरीके से हमारे क्या है, रिसोर्सेज सबके पास है, लेकिन अपने वांट्स के मुकाबले सबको स्केर्स से लगते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है कि किस तरीके से लोग क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं स्केयर रिसोर्सेज को। स्केयर रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कम है हमारी वांट्स के हिसाब से, फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे समझते हैं इसके बारे में क्या है। कहते हैं इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो इसकी मेनली 2 ब्रांचेस है। पहली कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरी कौन सी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस हिसाब से बाइफरकेट किया गया है, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे पढ़े जाएंगे वो सारे के सारे हमारे माइक्रो में आ जाएंगे, और वो सारे के सारे जो कलेक्टिवली पढ़े जाएंगे वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। अब हम समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, बस थोड़ा चेंज होगी। किस तरीके से हो जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इस तरीके से। ठीक है, मतलब अगर मेरे को सिर्फ अपने बारे में स्टडी करनी है तो मैं किसके अंदर फॉल करूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मेरे को मेरी पूरी सोसाइटी के बारे में पढ़ना है या मेरे को पूरी अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना है तो मैं किसमें स्टडी करूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेट्रा। ठीक है ना। इसके बाद इकोनॉमिक फोकसेस ऑन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करता है एफिशिएंसी के ऊपर एंड एक्सचेंज के ऊपर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। अब हमें इसमें समझना है कि कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। देखो, हम इन टर्मिनोलॉजीज को क्यों समझ रहे हैं कि कंज्यूमर क्या होता है या कंजम्पशन क्या होता है।
आगे इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर पता होना चाहिए कि क्या होता है, कंजम्पशन पता होना चाहिए क्या होता है, प्रोड्यूसर पता होना चाहिए क्या होता है, इसके बाद प्रोडक्शन पता होना चाहिए कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ये सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो इकोनॉमिक्स में यूज करी जाती है, ठीक है। इसीलिए इनके मीनिंग्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कंज्यूमर की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक बार हम इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं क्या है। जब आप इस पिक्चर को देखोगे या इस पिक्चर को, इस पिक्चर को, इस पिक्चर को देखोगे तो आप ये देखोगे इन सभी के हाथों में क्या है, कुछ बैग्स हैं, बैग्स में क्या है, कुछ सामान है, ठीक है। तो कंज्यूमर वो होता है जो क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग भी मार्केट जाते हैं तो हमारी भी पिक्चर कुछ इसी तरीके से होती है, तो इसका मतलब क्या हम भी कंज्यूमर है, तो यस हम भी क्या है, कंज्यूमर है। अब हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। अ कंज्यूमर इज द वन हु परचेजेस द प्रोडक्ट फॉर हिज और हर ऑन नीड एंड यूज और कंज्यूम इट। एक कंज्यूमर क्या होता है, एक ऐसा इंसान या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी कंपनी होती है जो कि क्या करती है, परचेज करती है किसी भी प्रोडक्ट को अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, किस चीज को, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। द प्रोडक्ट फॉर हिज ऑब्लिक हर ऑन नीड एंड यूजेस और कंज्यूम इट, ठीक है। द कंज्यूमर कैन नॉट रीसेल द गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस बट कैन कंज्यूम इट। एक कंज्यूमर कभी भी गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता है, ना प्रोडक्ट को ना ही सर्विस को, बस इसको ये कंज्यूम कर सकता है। अब इसको समझते हैं पूरी डेफिनेशन को, प्रिसाइज मीनिंग में क्या हुआ। कंज्यूमर कौन होता है, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि क्या करता है, परचेज करता है, क्या करता है, परचेज करता है, ठीक है। क्या करता है, परचेज करता है किस चीज को, या तो प्रोडक्ट को या तो सर्विस को, ठीक है। प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर गुड्स या प्रोडक्ट को या फिर किस चीज को, सर्विस को, किस चीज के लिए अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, किस चीज को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे नीड का सेटिस्फेक्शन क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। जैसे बीइंग अ कंज्यूमर हम किसी भी प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं जब वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लो कि सपोज करो किसी इंसान को क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट है, तो कार कार जो अगर वो कार खरीदेगा तो कार तो उसकी नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो फूड ही उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, नीड का सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि कंज्यूमर क्या है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि परचेज करता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को, किस चीज के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इस तरीके से आप इनके क्या कर सकते हो, पॉइंट्स बना के पूरे डेफिनेशन को रिकॉल कर सकते हो। कंज्यूमर क्यों कौन होता है, जो परचेज करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जिससे कि वो क्या करे, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद हमें ये समझना है कि कंज्यूमर कभी भी गुड्स को रीसेल नहीं करता, ना ही प्रोडक्ट को ना ही सर्विस को, बस वो इसे कंज्यूम कर सकता है। जैसे मान लो कि अगर इन पर्सन ने, जैसे मान लो कि सपोज करो ये क्या है, मिस्टर ए है, अगर इन्होंने क्या करा, ये जो इन्होंने बैग्स पकड़े हुए हैं, इन्होंने क्या करा, इसको आगे मार्केट में जाके रीसेल कर दिया, तो ये फिर क्या है, कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। ये क्या है, कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, फिर इनको क्या बोला जाता है, कस्टमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कस्टमर। अगर आपने कोई गुड्स परचेज करके उसे रीसेल कर दिया तो आप कंज्यूमर ना कहला के क्या कहलाओगे, कस्टमर कहलाओगे, ठीक है। तो कंज्यूमर में एंड कस्टमर में इकोनॉमिक्स में डिफरेंस दिया गया है, जो आपको भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर वो होता है जो उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, मतलब अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। जबकि कस्टमर वो होता है जो उसको आगे रीसेल कर देते हैं। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि कंजम्पशन क्या होता है, तो सबके लिए कंजम्पशन की मीनिंग अलग अलग है। जैसे यहाँ पर अगर हम इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इनके लिए कंजम्पशन का मतलब क्या है, क्लॉथिंग है, ठीक है। इनके लिए कंजम्पशन का मतलब कार है, इनके लिए कंजम्पशन का मतलब घर है, इनके लिए कंजम्पशन का मतलब व्हीकल है, इनके लिए कंजम्पशन का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग है, ठीक है। सबकी कंजम्पशन की क्या है, डेफिनेशन अलग अलग है। बट एक प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होती है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू। कंजम्पशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करा जाता है, यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू को क्या करा जाता है, यूज करा जाता है गुड्स एंड सर्विस, किस चीज के लिए, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट, हमारी वांट्स की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं। कहते हैं कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर पैसा तभी खर्च करोगे जब उसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू है। अगर कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसमें क्या करेंगे, पैसा खर्च ही नहीं करेंगे। फिर हम उसको कंजम्पशन ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे, फिर वो हो गया हमारा वेस्टेज, ठीक है ना। तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट। अगर किसी चीज पर हम पैसे को खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें वहां से क्या मिलनी चाहिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि कंजम्पशन कैन बी ईदर इंटरमीडिएट और फाइनल। कहते हैं कंजम्पशन इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसे समझते हैं। देखो, इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि हमने क्या करा, किसी गुड को परचेज करा और आगे ले जाके उसे फिर से बेच दिया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा।
फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्रेड वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स, एक क्या है पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने क्या करा, एक ब्रेड का पैकेट परचेज करा मार्केट से। उस ब्रेड के पैकेट से इन्होंने क्या करा, मार्केट में ब्रेड पकौड़ा बना के सेल करा। तो ये जो ब्रेड इन्होंने खरीदा, ये इनका फाइनल कंजम्पशन ना होगी, कैसा कंजम्पशन था, इंटरमीडिएट। तो फिर फाइनल किसके लिए होगा, ये कैसा कंजम्पशन है, इनके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। फिर फाइनल कंजम्पशन किसके लिए होगा, जो भी इस ब्रेड पकोड़े को इनसे परचेज करेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, फाइनल कंज्यूमर होंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन कैसा हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। इट इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन नीड्स और वांट। क्या इन्होंने बोला, ये यूज है किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे कि सेटिस्फेक्शन हो सके इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिवली भी, नॉट इंडिविजुअल, कलेक्टिवली भी ह्यूमन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ये क्या कहलाता है, हमारा कंजम्पशन कहलाता है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कहता है हु इज प्रोड्यूसर, कहता है प्रोड्यूसर क्या होता है। देखो सामने आपको जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये क्या है, एक स्टोर है। स्टोर मतलब एक शॉप है जहां पर कुछ भी आइटम क्या होता है, क्या होता है, हमारा सेल होता है। ये क्या है, पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो कहता है कि प्रोड्यूसर क्या है, अ प्रोड्यूसर इज वन वो प्रोड्यूस एंड और सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। अब प्रोड्यूसर कौन होता है इसको समझते हैं, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसे भी समझते हैं। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा जनरेशन ऑफ इनकम ही है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है किसका, प्रोड्यूसर का, ठीक है। ये इसी उद्देश्य के साथ ये क्या करता है, काम करता है। एक प्रोड्यूसर इज वन वो जो प्रोड्यूस करता है या फिर सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, किस चीज के लिए, ताकि इनकम को जनरेट किया जा सके। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें तो मैकडी क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो क्या करता है बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करता है अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा हम अगर बात करें जो हमारे टाटा है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे रिलायंस की, ये भी क्या है, हमारे प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, प्रोड्यूसर है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपके लोकल मार्केट में जो एक जूस सेलर है, क्या वो भी प्रोड्यूसर है, यस, क्योंकि उसका भी मेन मोटो क्या है, इनकम को जनरेट करना है, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर कहलाएगा। अब प्रोड्यूसर इज वन वो प्रोड्यूस एंड और सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। एक प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किस चीज को, या तो गुड्स को या तो सर्विस को या फिर दोनों को, ठीक है ना। सर्विस को किस चीज के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए, जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम को जनरेट करने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोड्यूसर कहलाएगा, ठीक है। अब इसी से कनेक्टेड हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि फिर प्रोडक्शन क्या होता है। देखो पहले बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। आपकी लोकल मार्केट में जो वो जूस सेलर है वो जूस बना रहे हैं, यही प्रोडक्शन है, ठीक है ना। आपकी लोकल मार्केट में सपोज करो एक बेकरी वाला है, वो क्या कर रहा है, बिस्किट तैयार कर रहा है, वो ही क्या है, प्रोडक्शन है, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घरों में भी प्रोडक्शन का काम होता होगा। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल्स इनपुट एंड इमटेरियल इनपुट्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन, ठीक है। जैसे सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिया हुआ है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ यह है लेबर्स काम कर रही है। इन्होंने क्या करा है, रॉ मटेरियल डाला, उसके बाद ये रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिनिश गुड में। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट। ये क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल इनपुट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उसके बाद इमटेरियल इनपुट्स को भी। अभी मटेरियल और इमटेरियल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मान लो कि सपोज करो ये बेकरी वाला जिन्होंने क्या करना है, बिस्किट तैयार करने हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ रॉ मटेरियल में यूज करेंगे, मान लो कि इन्होंने फ्लोर यूज करा, इसके अलावा इन्होंने शुगर यूज करा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ ऑयल इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, रॉ मटेरियल है। लेकिन इस बिस्किट को किस तरीके से तैयार करना है, ये इनकी स्किल है ना। ये क्या है, इनकी स्किल है जो इनको औरों से अलग कर रही है। तो ये तो सारे हमारे क्या हो गए, मटेरियल लॉ, क्या हो, ये क्या हो गए हमारे, ये सारे के सारे मटेरियल इनपुट। लेकिन इनकी जो स्किल है ये क्या हो जाएगी, इमटेरियल इनपुट, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है, मटेरियल और इमटेरियल इनपुट का। तभी तो प्रोडक्शन कर पा रहा है। अगर उसके अंदर इमटेरियल इनपुट ही नहीं है तो फिर वो किस तरीके से प्रोडक्शन करेगा, फिर तो वो हमारी तरह ही नॉर्मल पर्सन है ना। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट एंड इमटेरियल इनपुट इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन। क्या करना, इन मटेरियल्स का यूज करके कुछ ऐसा बनाना जिससे कि उसे कंज्यूम किया जा सके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट। कहता है ये एक एक्ट है किसी चीज को आउटपुट को क्रिएट करने का। अभी हमने यहाँ पे समझा था किसी गुड्स को और सर्विस को विच हैज वैल्यू, जिसकी अपनी क्या है, कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक प्रोड्यूसर ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका मतलब प्रोडक्शन भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में ले जाके आप उसे बेच तो पा नहीं रहे हो। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जिसमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है यूटिलिटी फॉर इंडिविजुअल। मतलब यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेटिस्फेक्शन से हो गया। सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान दूसरे की सेटिस्फेक्शन रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन क्या है, फिर वो खराब है, ठीक है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, सेविंग के बारे में। देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है सेविंग, एक वर्ड लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस समझना है, फिर हम इसको बाद में क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो। एक ये है, एक ए है, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक बच्चा है ए, या मान लेते हैं इस बच्चे का कुछ नाम रख लेते हैं, अतुल नाम रखा हमने इस बच्चे का, ठीक है। और एक इसके फादर है, ठीक है, एक क्या है इसके, अतुल के फादर है। अतुल के फादर अतुल को जो भी पॉकेट मनी देते हैं, अतुल क्या करता है, उसको अपने पिगी बैंक में स्टोर करके रख देता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करता है, इसको स्टोर करके रख देता है। मान लो कि अतुल ने हर एक रोज अपने पिगी बैंक में 10 रुपए डाले, तो एक साल बाद मतलब 365 दिन के बाद अतुल के पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे, 3650। क्या इसमें कोई वैल्यू इनहेंसमेंट हुआ, नहीं, ठीक है। जितना पैसा उसने डाला था इसमें अभी भी उतना ही है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेविंग कहलाएगा। बट अतुल के फादर क्योंकि थोड़े स्मार्ट है, इन्होंने क्या करा, अतुल के जो भी फादर है, इन्होंने क्या करा, इनको लगा यार पिगी बैंक में तो मेरे पैसे में क्या हो रहा है, मतलब वैल्यू एनहेंसमेंट हो नहीं रहा। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक जगह पर लैंड परचेज कर लेते हैं। तो इनके पास कुछ पैसा था, इन्होंने क्या करा, उसका लैंड परचेज कर लिया, ठीक है। क्या करा, एक लैंड परचेज कर लिया। इस लैंड की जो कॉस्ट थी जब इन्होंने परचेज करा, मान लो वो 50 लाख थी। अब एक साल बाद इन्होंने देखा कि यार इनको ना थोड़ी सी पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने सोचा कि इस लैंड को रीसेल कर देते हैं। जब ये इसको बेचने के लिए चले, तो इसका क्या है, जो लैंड था इसका इन्हेंसमेंट हो चुका था, ठीक है। मतलब 50 लाख की जगह अब ये लैंड कितने की बिक रही है, 55 लाख की बिक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, वैल्यू का इन्हेंसमेंट हुआ, कितने का, 5 लाख का, कितने का, 5 लाख का। ये क्या कहलाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट। जब आप क्या करते हो, किसी भी इनकम के रिसोर्स में क्या करते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो, और उसके बाद क्या होता है, उसमें वैल्यू का इन्हेंसमेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब एक चीज बताओ कि हमारी सेविंग ज्यादा अच्छी है या इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी होती है सेविंग से। सेविंग इज द पोर्शन ऑफ इनकम नॉट स्पेंट ऑन करंट एक्सपेंडिचर। इसने क्या बोला, सेविंग वो पोर्शन होता है इनकम का जो कि करंट एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं करा जाता। जैसे अतुल ने क्या करा था, उसको डेली पॉकेट मनी मिलता था बट वो उसको खर्च नहीं करता था, ठीक है। तो सेविंग क्या है, पोर्शन है किसका, इनकम का, जिसे खर्च नहीं करा जाता अपने करंट एक्सपेंडिचर में। इन अदर वर्ड्स इट इज अ मनी सेट असाइड। ये एक ऐसी मनी होती है जिसे हम फ्यूचर यूज के लिए क्या करते हैं, पहले से ही साइड रख देते हैं। किसी भी इंसान का सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते समय जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चाहे वो नोन हो चाहे वो क्या हो, अननोन हो, उनको फुलफिलमेंट करना। एंड नॉट स्पेंड इमीडिएटली। तो सेविंग इनकम का वो पोर्शन होता है जिसे करंट एक्सपेंडिचर पर खर्च खर्च नहीं किया जाता। जैसे ये बच्चा देखो, ये क्या है, ये अपने पिगी बैंक में क्या कर रहा है, पैसे को स्टोर किए जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, अपने पैसे को स्टोर कर रहा है इसमें, लेकिन इस केस में इसका कोई भी वैल्यू इनहेंसमेंट नहीं होगा। जितना पैसा ये इसमें स्टोर करते जाएगा बस उतना ही इसका क्या है, वैल्यू क्या होगी, जमा होती चली जाएगी, कलेक्ट होती चली जाएगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखो, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से सेविंग से ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू का इनहेंसमेंट हो रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक एसेट होती है और आइटम अक्रूड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और रिकॉग्नाइजेशन। जैसे अतुल के फादर ने करा था, इन्होंने क्या करा था, लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। इसके पीछे इनका जो मोटो था या इसके पीछे जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इनकम को जनरेट करना। और बाकी तुम्हारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को तो मीट करेगा ही, क्योंकि इनके पास 50 लाख ऑलरेडी क्या है, बैकअप में है। तो एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम अक्रूड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और रिकॉग्नाइजेशन। इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से देखें तो कहता है इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम टुडे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट को परचेज करना या फिर किसी भी सिक्योरिटी में पैसे को इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। किस पैसे को, जो कि तुम आज करंट में खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ, ठीक है। हम क्या, इसमें हमारा पर्पस क्या है,
इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी एक तो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है, फ्यूचर की क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और साथ के साथ क्या होनी चाहिए हमारी, जनरेशन ऑफ वेल्थ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनरेशन ऑफ वेल्थ भी होना चाहिए। जैसे अतुल के फादर के केस में हमारा क्या था, इनकी देखो 50 लाख तो इनके इंटेक्ट है, ठीक है, जिस तरीके से रखे थे उसी तरीके से इनके पास अभी भी क्या है, 50 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें 5 लाख का क्या है, वैल्यू एनहेंसमेंट और हो चुका है, ठीक है। तो हमारी क्या है, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी मीट करे और उसके बाद हमारी इनकम को भी जनरेट करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इस केस में हमारा होगा क्या, ये क्या है, कुछ हमारे पास मनी रखा हुआ है, इससे हम घर भी परचेज कर सकते हैं, इससे हम एफडी परचेज कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनपीएस में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, या इसके अलावा हम किसी और में भी इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो रिसेंट में हमारा क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी क्या है, ट्रेंडिंग में है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। सेविंग में आपका किसी भी तरीके से कहते हैं वैल्यू का एनहेंसमेंट नहीं होता, लेकिन फ्यूचर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट में आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है और इनकम का जनरेशन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में प्राइम डिफरेंस है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है। कहते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, दो पिक्चर्स हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कुछ लोग क्या है, काम में इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी कुछ लोग क्या है, काम में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लोग काम कर क्यों रहे, इसके पीछे मुद्दा क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सबको क्या है, अपने लिए क्या है, लिविंग, मनी को अर्न करना है। क्या करना है, मनी को अर्न करना है। कोई भी इंसान विदाउट मनी काम नहीं करता, उसको क्या है, काम के बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी दैट अ मैन अंडरटेक्स टू गेन हिज लाइफ वेज मनी एंड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि एक आदमी क्या करता है, या एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अंडरटेक करता है, मतलब करता है किस चीज के लिए, जिससे वो अपनी लाइफ की वेज को अर्न कर सके। लाइफ की वेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सैलरी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, सैलरी से हो गया, ठीक है ना। मनी को अर्न कर सके या फिर रिसोर्सेज को अर्न कर सके, ठीक है। जैसे सपोज करो कि जैसे यहाँ पे बात करो कि जो मिस्टर ए है, मान लो कि किसी कोल माइन में काम कर रहे हैं, तो कोल माइन में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, मनी अर्न करना है, अपने लिए रिसोर्सेज को क्या करना है, जनरेट करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है किस चीज के लिए, जिससे अपनी लाइफ की वेज को अर्न कर सके, मनी को अर्न कर सके, and इसके बाद रिसोर्सेज को भी अर्न कर सके। दीज एक्टिविटी इंक्लूड इस जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटी है जहां से तुम अपने लिए पैसे को जनरेट कर सकते हो। तो कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट आता है, इसमें आउटपुट मतलब प्रोडक्शन आता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएं ये आता है, और कंजम्पशन आता है। एट ऑल सेक्शन ऑफ लाइफ गुड्स एंड सर्विस, कहते हैं ये सारे सेक्शन ऑफ लाइफ में होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो, सारी की सारी चीज हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। तो दीज एक्टिविटी इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन एट ऑल सेक्शन ऑफ लाइफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। Economic activity are those activity that a man undertakes to gain his life's wage, money and resources. Economic activity वो एक्टिविटी होती है जो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है, जिससे कि वो क्या है, अपनी लाइफ की वेज को अर्न कर सके, मनी को अर्न कर सके या रिसोर्सेज को अर्न कर सके। उसके बाद इस एक्टिविटी में इंक्लूड है क्या क्या, जैसे हमारे इन एक्टिविटी में आते हैं इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी क्या है, एक्टिविटी है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है स्केर्सिटी के बारे में। स्केर्सिटी क्या होती है, ठीक है। स्केर्सिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने बोला जो स्केर्सिटी है बेसिकली ये क्या है, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लमों की क्या है, जड़ है, ठीक है। इसका मतलब अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं होती। बट इससे पहले हम ये समझते हैं कि स्केर्सिटी है क्या। देखो हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा था, स्केर्सिटी का हिंदी मतलब होता है दुर्लभता, ठीक है। मतलब कोई चीज क्या है, कम है हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी वांट्स के मुकाबले, या के कंपैरिजन में, आई एम सॉरी नॉट मुकाबले, कंपैरिजन में, तो वो क्या कहलाएगी, स्केर्सिटी कहलाएगी। इसको एक बार समझते हैं इस तरीके से। देखो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, एक फूड की एक इमेज दिखाई गई है। फूड क्या है, सिर्फ एक है, और इसकी डिमांड करने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, मतलब 8 लोग एक फूड के लिए क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो यही क्या है, स्केर्सिटी है। अगर मान लो कि ये वाला फूड इनको मिल जाता है तो बाकी सबको क्या है, ये सारी चीजों से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे।
तो इसका मतलब स्केर्सिटी का मतलब समझ में आया कि स्केर्सिटी है क्या? स्केर्सिटी क्या है? जहां पर हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस कम है बट डिमांड्स उसके लिए ज्यादा है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो समझते हैं कि क्या है, स्केर्सिटी इज अवर लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्सिटी क्या है? हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, जबकि वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड। यहाँ पे हमारे पास फूड कितना था, एक था, डिमांड कितने लोग कर रहे हैं, 8। तो ये क्या है, स्केर्सिटी इसी चीज को बोला जाता है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बट वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बाय द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहता है हमारे जो रिसोर्सेज है उनको लिमिट करा गया 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर। कई बार आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ही आ जाता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अभी तुम्हें इस डेफिनेशन के हिसाब से बस ये 4 वर्ड्स पता होने चाहिए, आगे चल के हम इनकी डिटेल्स को समझेंगे। The problem of scarcity is that our wants are always beyond what we can produce with our resources. कहते हैं जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है वो है क्या, कहते हैं ये है कि हमारी जो वांट्स है वो हमेशा ज्यादा होती हैं, बियॉन्ड होते हैं किस चीज से, जो हम अपने रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लो, एक चीज बताओ, अगर मान लो कि सपोज करो आपको चाहिए एक एप्पल चाहिए, ठीक है, आपके पास क्या है, 10 रुपए हैं, और आपको अपने लिए क्या चाहिए, एक एप्पल चाहिए। हमारी नीड सिर्फ इतनी है, ये जो एप्पल दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारी नीड है, इससे हम सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारी वांट क्या है, ये वाला एप्पल है। अब आप समझ रहे होंगे कि इस वाले एप्पल का मतलब क्या है। तो कहते हैं इसी की वजह से हमारी क्या आ जाती है, स्केर्सिटी आ जाती है। मतलब हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, बट हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या है, हमारी नीड कुछ और है, हमारी वांट कुछ और है। नीड हमारी सिर्फ ये है लेकिन वांट हमारी ये है। ठीक है, देखो, स्केर्सिटी इज अवर लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्सिटी क्या है, हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज लेकिन अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, रिसोर्सेज आज की डेट में जितने हमारी अर्थ में रिसोर्सेज प्रेजेंट है उससे हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या है, सर्वाइव कर सकती है, अगर उनकी वांट्स कैसी हो, अनलिमिटेड ना होकर लिमिटेड हो। लेकिन हमारी बीइंग अ ह्यूमन हमारी वांट्स कैसी होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जिसके पास एक है वो 10 की चाहत रखता है, जिसके पास 10 है वो 100 की, जिसके पास 100 है वो 1000 की। इस तरीके से हमारी क्या है, रिसोर्सेज के मामले में हमारी क्या है, वांट्स हमेशा ज्यादा है। हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड करे गए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी दैट, कहते प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है क्या, कि हमारे जो वांट्स हैं वो हमेशा कहते हैं ज्यादा होती है किस चीज से, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे। ठीक है ना, स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब यहाँ से हमें समझ में आया कि जो स्केर्सिटी है ये क्या है, जड़ है किस चीज की, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। अगर स्केर्सिटी ना हो तो कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए ही ना। मतलब अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, आपको एक सेकंड थॉट भी नहीं सोचना, तो इसका मतलब फिर आपकी कंट्री में, आपके नेशन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना सारा पैसा जनरेट भी कर दो ना, आप सब चीज भी खरीद सकते हो, तो भी आपकी रिक्वायरमेंट उससे कुछ ज्यादा ही होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास इतना पैसा है कि आप पूरी अर्थ को खरीदो, फिर आपके दिमाग में आएगा यार क्यों ना हम क्या करें, वीनस को खरीद दे, क्यों ना हम मून को खरीद दे। तो इस तरीके से हमारी वांट्स क्या है, बहुत ही वेग है, फालतू है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी क्या है, स्केर्सिटी, जिसके कारण हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरे स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमने अभी पढ़ा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ किसकी वजह से रही है, स्केर्सिटी की वजह से। किसकी वजह से आ रही है, स्केर्सिटी की वजह से, स्केर्सिटी की वजह से। ठीक है, यही क्या है, मेन समस्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, स्केर्सिटी की वजह से। ठीक है, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसने बोला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, क्या करना है हमें, प्रॉब्लम किस में आ रही है, चॉइसेस में। ठीक है ना, दैट अकर्स, अच्छा हमें चॉइस करनी क्यों पड़ती है, पहले तो इसको समझते हैं। बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर मेरे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ना हो, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, तो मतलब मेरे पास तो कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही नहीं। बट ऐसा कभी होता भी नहीं है। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पे आपको चॉइस करनी पड़ती है। और चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि पास आपके पास क्या है, रिसोर्सेज स्केर्स है। जैसे एक छोटी सी एक चीज समझते हैं, मान लो कि सपोज करो आप किसी क्लॉथिंग शॉप में जाते हो, ठीक है, वहां पे आपके पास आपको जींस परचेज करना है। अब वहां पे मान लो कि 500 डिफरेंट तरीके के पीसेस रखे हुए, क्या 500 के 500 पीस खरीद देते हो, नहीं। इसमें से आप हार्डली एक खरीदोगे, दो खरीदोगे, तीन खरीदोगे, है ना। और इन तीन को क्यों खरीदोगे, क्योंकि आपको चॉइस करना पड़ रहा है। और चॉइस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कैसे, स्केर्स है। मतलब आपकी जेब में जो पैसे हैं वो क्या है, स्केर्स है।
ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो होती है जो क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस, जो कि किसकी वजह से अगर हो रही है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। आपको हमेशा ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा स्केर्स है, किसके मुकाबले, हमारी वांट्स के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि हमारी वांट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी के पास अगर एक विंटेज कार है तो उसे दो चाहिए, किसी के पास दो है तो उसे चार चाहिए, तो इसकी तो कोई लिमिट है नहीं। तो इसीलिए हमारे रिसोर्सेज कैसे होंगे, हमेशा स्केर्स होंगे। इट अराइजेस बिकॉज पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर्स, कहता है ये अराइज ही क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों की डिजायर कैसी है, अनलिमिटेड है। अभी हमने समझा था कि एक विंटेज कार जिसके पास है उसे दो चाहिए, दो वाले को चार चाहिए, है ना। तो कहता है इट अराइजेस बिकॉज पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दैट डिजायर इज लिमिटेड। लेकिन उनको जो सेटिस्फाई करने के जो मीन्स है, मीन्स का मतलब हो गया यहाँ पे साधन, ठीक है। अब इसमें मनी भी हो सकता है या मनी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि उनको जो सेटिस्फाई करने के जो मीन्स है ना वो लिमिटेड है। कहते हैं देयरफॉर सेटिस्फाइंग ऑल ह्यूमन नीड्स इज डिफिकल्ट विद लिमिटेड मींस। कहते हैं इसीलिए सारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना उन लिमिटेड मींस के साथ क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये क्या हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, बस इतने से हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, अर्थ की एक पिक्चर दिखाई गई है। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, बस इतने। और हमारी वांट्स देख रहे हो कितनी बड़ी है और कितनी डेंजरस भी है ना, ठीक है। ये क्या हमारी वांट्स है। अब इतने से रिसोर्सेस हम इतनी सारी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। और यही चॉइस क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स का हिंदी मतलब आई गेस तत्व होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें किसके बारे में पढ़ना है, कंजम्पशन के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समझते हैं कि क्या है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा कंजम्पशन आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है, एक्सचेंज आ जाता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। वन बाय वन इनको समझते हैं कि क्या है करके, ठीक है ना। एक बार फिर से इसको समझ रहे हैं कि इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इस पूरे टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता क्या क्या है, मतलब किस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो कंजम्पशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है, प्रोडक्शन को बोला जाता है, एक्सचेंज को बोला जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है। इन सबको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हमारा मनी का ट्रांसफर होता है या फिर इक्विवेलेंट टू मनी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन समझते क्या है। हालांकि इससे पहले भी हमने एक बार कंजम्पशन को समझा था कि कंजम्पशन क्या है, तो आप चाहे तो वहां से डेफिनेशन को पिक कर सकते हो या फिर यहाँ से भी डेफिनेशन को पिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंजम्पशन कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। कहते हैं कंजम्पशन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिफाइन करा जा सकता है। जैसे लास्ट हमने स्लाइड सॉरी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस करा था कि कंजम्पशन के जो दायरे हैं, ये जो मीनिंग है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कंजम्पशन का मतलब फूड है, ठीक है। किसी के लिए कंजम्पशन का मतलब क्लॉथिंग है, किसी के लिए कंजम्पशन का मतलब व्हीकल है, किसी के लिए ट्रैवलिंग है। तो सबके लिए अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कंजम्पशन कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द फाइनल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है ना। कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, फाइनल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल, ठीक है ना। जैसे इसने बोला था परचेज ऑफ न्यू पेयर ऑफ शू, हैमबर्गर एट द फास्ट फूड रेस्टोरेंट, या फिर सर्विस लाइक गेटिंग योर हाउस क्लीन। ये सारी के सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, कंजम्पशन के। अब एक छोटी सी चीज समझते हैं कि जैसे मान लो कि सपोज करो आप अपने स्कूल की जो फी पे करते हो, क्या ये भी कंजम्पशन है, स्कूल फी, क्योंकि तुम्हारी जो जो वांट्स है उनको तो सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या ये स्कूल फी की जो पेमेंट है ये भी कंजम्पशन का पार्ट होगा, तो यस ये भी क्या होगा, कंजम्पशन का ही पार्ट होगा। इसके अलावा हमारा कंजम्पशन का पार्ट क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि आप में से किसी का कोई भी एक बिजनेस है, लेट सपोज कि आपका एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है, एक मेडिकल स्टोर है। तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, क्या यहाँ से आपके एक कस्टमर ने क्या करा, एक प्रोडक्ट को परचेज करा, लेट सपोज एक सिरप उन्होंने परचेज करा। तो क्या ये सिरप भी कंजम्पशन का पार्ट है, तो यस ये सिरप भी क्या होगा, कंजम्पशन का पार्ट होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें पहला कंपोनेंट हमारा क्या था, कंजम्पशन, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को समझते हैं कि क्या है। इससे पहले भी हमने प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके की हमारी कुछ इमेज थी जिसमें क्या है, एक प्लांट के ऊपर कुछ वर्कर्स क्या थे, काम कर रहे थे। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने के बाद वो क्या कर रहे थे, फाइनल गुड्स को बना रहे थे।
ठीक है, तो समझते हैं कि क्या होता है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट्स एंड इमटेरियल इनपुट्स, यही हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली हमारा प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, हमारे मटेरियल इनपुट्स एंड इमटेरियल इनपुट्स को कनेक्ट करके या कंबाइन करके वो क्या बनाता है, मटेरियल इनपुट। एंड इसके बाद हमारे क्या करता है, कुछ इमटेरियल इनपुट्स को क्या करता है, कंबाइंड करता है। और उसके बाद क्या करेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट बना के तैयार करता है जिसकी मार्केट में क्या है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इमटेरियल इनपुट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट एंड इमटेरियल इनपुट। मटेरियल इनपुट में समझते हैं कि क्या होता है, मटेरियल इनपुट क्या होता है, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, जैसे आपको एक चॉकलेट बनानी है तो जो हमारा जो चोको पाउडर है वो क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल इनपुट हो जाएगा। शुगर क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल इनपुट हो जाएगा। ठीक है, जबकि इमटेरियल इनपुट क्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर मेकर की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, वो क्या हो जाएगी, हमारे इमटेरियल इनपुट हो जाएगी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर का जो पर्पस होगा वो क्या होगा, एक आपको ऐसा प्रोडक्ट बना के तैयार करना है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो। और इकोनॉमिक वैल्यू कब होगी, जब एक कंज्यूमर उसे खरीदने को तैयार होगा। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे कंबाइंड करा जाता है मटेरियल इनपुट्स को और इमटेरियल इनपुट्स को इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन। इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट, ये क्या है, एक्ट है क्या चीज का क्रिएट करने का, आउटपुट क्रिएट करने का, अ गुड और सर्विस विच हैज वैल्यू, जिसकी क्या है, कोई वैल्यू है, कंट्रीब्यूट करेगा टू द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर हम पूरी डेफिनेशन को प्रिसाइज मैनर में समझे तो हमारा क्या है, ये प्रोसेस है। क्या है हमारा ये प्रोसेस है, जहां पे हम करते क्या है, अपने मटेरियल एंड इमटेरियल इनपुट्स को क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो, एक ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जिसकी क्या है, कोई मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी क्या है, कोई मार्केट वैल्यू, या इकोनॉमिक्स की भाषा में से बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट, ये क्या है, एक्ट है कि क्या, किस चीज का, क्रिएटिंग एन आउटपुट, अ गुड्स और सर्विस विच हैज वैल्यू, जिसकी अपने क्या है, कोई वैल्यू है और कंट्रीब्यूट करेगा टू द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये आपको पूरा का पूरा एक जिस्ट देगा किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो, अगर हम मॉडर्न डेज की बिजनेस की बात करें तो प्रोडक्ट को बनाना ही सफिशिएंट नहीं है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका इंटायर प्रोसेस क्या है, फेल है। ठीक है, अगर मान लो कि यूजुअली हम देखते हैं हमारी जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो कहाँ पे स्टेब्लिश होती है, रिमोट एरियाज में। अब उन रिमोट एरियाज से मार्केट प्लेस पे कैसे उस प्रोडक्ट को लाया जाए, ये पूरा किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, जिसमें कुछ हमारी सप्लाई चेन वगैरह काम करती है इस पूरे प्रोडक्ट को किसी भी रिमोट प्लेस से या उस फैक्ट्री से कहाँ पर लाने में, मार्केट में लाने में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसने बोला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, ऑपरेशन का। विदाउट अ रोल दैट ट्रैक्स एंड इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मेन पर्पज ही क्या होता है, कि अब एक स्मूथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में एंड कस्टमर के बीच में। अ कंपनी कैन नॉट इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझते हैं कि मान लो, एक चीज बताओ, एक चीज समझते हैं यहाँ पे, अमूल का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे डेली हमारे क्या होता है, मॉर्निंग में हमारे घरों में 7 बजे क्या होता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। ये किसके कारण हो रहा है, ये स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कारण हो पा रहा है। किसके कारण, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कारण। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्मूथ नहीं है तो आपका बिजनेस क्या है, फेल है। ठीक है, बिजनेस क्या है, फेल है, क्योंकि आप कस्टमर को एट अ टाइम प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं पाते जिस टाइम पे उसको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक बार फिर से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा। एज विदाउट अ रोल दैट ट्रैक एंड इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर के बीच में। ठीक है, कंपनी कैन नॉट इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज। अब आगे अभी तक हमने पढ़े कि कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने समझा था कंजम्पशन के बारे में, इसमें हमने समझा था प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें हमने समझा था डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अभी हमें समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, ये वाला जो पूरा चैप्टर है ये हमारी टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम अपनी इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें समझ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है ना, कि मतलब किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे या किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें माइक्रो में पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा। ठीक है, क्या मतलब होता है, छोटा।
ठीक है। तो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल कस्टमर। यहाँ पे एक वर्ड क्या है, एक की वर्ड है यहाँ पे, इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है ना। अगर ये वर्ड इंडिविजुअल ना होकर कलेक्टिवली यूज करा जाता तो यही चीज हमारी किस में चली जाती, मैक्रो के अंदर चली जाती। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को सिर्फ अपनी डिमांड पढ़नी है तो मैं क्या पढ़ूंगी, जैसे मेरे को ये पढ़ना है कि अगर मैंने एक जींस के लिए कितनी डिमांड करी तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो के अंदर। अगर मैं अपने पूरे नेशन की डिमांड को चेक करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, मैक्रो के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एज वेल एज बिजनेस कंसर्निंग द फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है किस चीज के ऊपर, चॉइस करी जाती है मेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एज वेल एज बिजनेसेस। ठीक है। कंसर्निंग द फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है बहुत सारे एस्पेक्ट को, जैसे कि समझते हैं क्या क्या। सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि सप्लाई से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, चाहे वो एक कस्टमर के द्वारा करी जाए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी जाए, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा करी जाए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा करी जाए, तो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। इसके बाद हम समझते हैं कि आगे हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। कंज्यूमर क्या है, इंडिविजुअल पर्सन है, एंड इंडिविजुअल की सारी हमारी जो स्टडी है वो किसके अंदर होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। डिमांड फॉर सर्विसेज एंड लेबर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स, डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स लाइक द वेज ऑफ एन एम्प्लॉय। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, डिमांड फॉर सर्विस पढ़नी है एंड लेबर पढ़नी है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स, डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर के अंदर पढ़नी है। अगर हम एक बार फिर से इसको प्रिसाइज मैनर में समझे तो क्या होती है, वो सारे के सारे टॉपिक जो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़े जा रहे हैं वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े जाएंगे। अगर उन्हीं को हम कलेक्टिवली पढ़े, मतलब अगर एक पर्सन का पढ़ना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक कंपनी का पढ़ना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम इन्हीं को कलेक्टिवली पढ़ लें, जैसे मैंने बोला कि सपोज करो मैं पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मेरे को स्टडी करना है तो फिर वो किस में चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अब हमें यह समझना है कि हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। इसके बाद किस तरीके से डिमांड एंड प्राइस क्या करते हैं, डिटरमाइन करा जाता है इंडिविजुअल मार्केट के अंदर, और डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, लेबर इकोनॉमिक्स। ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी है वन बाय वन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है। माइक्रो मतलब एक के बारे में, मैक्रो मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में। ठीक है। अगर मैं सपोज करो कि मेरे को इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यूएसए की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि वहां पे यूएसए की जो इकोनॉमी है या सपोज करो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किसी एक पर्सन से क्या है, इन्फ्लुएंस नहीं है, वो पूरी पॉपुलेशन से क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्टेप टेकन बाय अ नेशन। इसने बोला जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी किसके बारे में बताता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में। अभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या वर्ड है, देखो अगर मेरे को बात करनी है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है यहाँ पे जो पूरे दिन भर में या पूरे साल भर में जो ट्रांजेक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, इन सबसे हो क्या रहा है, अल्टीमेट तो इनसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही हो रही है ना, क्योंकि इनसे क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है, और जितना पैसा हमारा मार्केट में सर्कुलेट होता है उतनी हमारी क्या होती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। एंड स्टेप टेकन बाय द नेशंस। तो मैं और स्टेप्स टेकन बाय द नेशंस, अब यहाँ पे नेशन का मतलब ही क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किसके बारे में करता है, एक तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में, और साथ ही साथ हमारा नेशन, हमारी कंट्री किस तरीके से स्टेप लेता है इसके बारे में। ठीक है। आगे समझते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉलिसीज एंड अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। इसके अलावा ये क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है पॉलिसीज के बारे में। अब ये पॉलिसीज क्या होती हैं, देखो अगर हम बात करें हमारे नेशन की, तो जिस तरीके से मैं बिहेव कर रही हूँ क्या पूरा नेशन उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, नहीं। अगर पूरा नेशन उसी तरीके से बिहेव करे तो हम बिहेव कर किस चीज के ऊपर रहे, हम बिहेव करते हैं पॉलिसीज के ऊपर। जैसे मान लो कि पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि हमारी जो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने बोला कि हमारे जो बैंक का एफडी का जो रेट है ना, मान लो कि वो क्या है, पहले 5% था, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये 6% हो गया। तो ये 5 से 6 हो किसके कारण रहा है, ये हो रहा है पॉलिसीज के कारण। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है
वो मार्केट को देखते हुए, मतलब मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड है, जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इसके हिसाब से क्या करती है, हमारी कुछ पॉलिसीज तैयार करती है जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो सके और ह्यूमन का भी वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉलिसीज। इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है बनाती रहती है, जिससे कि हमारे क्या हो वेलफेयर हो सके सोसाइटी का। एंड अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। और इसके अलावा कुछ और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं जो कि हमारी क्या है इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं एज अ होल में। अब आप बोलोगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी को पूरी इकोनॉमी को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। जैसे एक रिसेंट एक एग्जांपल लेते हैं, जो पेंडेमिक है ये क्या करता है, इसने क्या करा हमारी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करा। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो इन्फ्लेशन है ये क्या करता है पूरी इकोनॉमी को क्या करता है अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको क्या करना होता है, इनके ऊपर पॉलिसीज तैयार करनी होती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच and involves strategies like overall economic growth of a country। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि क्या है, ये बेसिकली इसमें ये समझते हैं कि हम टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होती है यहाँ पे पॉलिसीज गवर्नमेंट तैयार करती है और उसका क्या है फॉलो अप किसे करना होता है पॉपुलेशन को या सोसाइटी को करना होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज है वो हमारी जो सोसाइटी है वो नहीं बनाती, उनको बस उसको क्या करना होता है उसको फॉलो अप करना होता है। बनाती कौन है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक फॉलो किस चीज को फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच को। गवर्नमेंट क्या है टॉप है, ठीक है, सोसाइटी क्या है डाउन है। तो मतलब इस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी और हम लोगों को क्या करना है उसे फॉलो अप करना है। इसमें वो किस तरीके की स्ट्रेटेजीज को तैयार करते हैं जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, जैसे पेंडेमिक के दौरान हमने देखा था कि कई सारे लोग जिनकी जॉब वगैरह चली गई थी, तो उनको जॉब प्रोवाइड करना या उनको कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, ये सारी के सारे क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि रीजन दैट आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये हमारी चीजें हैं जो हमें क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी है। कहते हैं फिजिकल पॉलिसी आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस अ फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारी किस किस चीज को क्या करती है अफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, रीजन दैट अफेक्ट वेरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग कंट्रीज। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मुद्दे पे बात करनी है तो सारी की सारी क्या आ जाएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे एक मिनट, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करनी है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किसी एक पर्सन से रिलेटेड है या पूरे नेशन से रिलेटेड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक हमारी ऐसी समस्या है जो पूरे नेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो रीजन दैट आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक बड़ा मुद्दा है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसी एक को अफेक्ट करे पूरे नेशन को अफेक्ट करेगा, पूरे नेशन को अफेक्ट करेगा, तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक है। इसके बाद फिजिकल पॉलिसी में हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसको अलग से समझा जाएगा कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन फिजिकल पॉलिसी बनाता है, कौन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, इन दोनों के पीछे हमारे उद्देश्य क्या है। ठीक है, और क्या इनका बेसिकली इनका नेचर है, मतलब कब ये चेंज होती है कब ये चेंज नहीं होती, इन सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हम इतना पढ़ रहे कि फिजिकल पॉलिसी हमारी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ी जाएगी, और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारी किसके अंदर पढ़ी जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ी जाती है। इसके बाद हमें ये पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा। अब ग्लोबलाइजेशन फिर अगेन अपने आप में क्या है एक बड़ा मुद्दा है, इसको भी अलग से टॉपिक कवर करा जाएगा कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को समझना होता है इसके अंदर, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ना होता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या, ये दो अलग अलग चीजें हैं ये सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अमंग कंट्रीज की किस किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एक नेशन की दूसरे नेशन की, और कैसे हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, compete कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दे हमें किसमें पढ़ने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में।